आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बाईस फरवरी हो गई है आज, सोमवार का दिन है। दिन भर लेकर मैं आया हूं। मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। उन्होंने कहा है कि असोल परिवर्तन यानी रियल चेंज, असल परिवर्तन कमल लेकर के आएगा। बंगाल की इस चुनावी लड़ाई का जायजा लेंगे। बहुत लोगों ने ये भरम पाल लिया था कि कोरोना वायरस की महामारी अब भारत से विदा ले रही है। जी नहीं, देश के कुछ हिस्सों में लौट कर आ रही है। और थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे कि कहां से खतरनाक ट्रेंड्स आ रहे हैं और क्या ये सही समय है कि वैक्सीनेशन को अब आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए। उत्तर प्रदेश का बजट भी आ गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी पूर्ण बजट था। क्या लोक लुभावन ऐलान इसमें किए गए। $1 ट्रिलियन की इकॉनमी, क्या बन पाएगा उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में, बात करेंगे। और कवि और सोशल एक्टिविस्ट वरवर राव को आखिरकार जमानत मिल गई। एल्गार परिषद केस के आरोपियों में वो पहले हैं जिन्हें बेल मिली है। 81 साल के हैं वो। कई ग्राउंड्स पर उनकी बेल पहले खारिज हो रही थी, लेकिन इस बार बेल मंजूर हो गई। इस केस का अपडेट क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस खुशबू कुमार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम का दौरा किया, जिसके बाद वे पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचे, जहां उन्होंने टीएमसी पर जमकर हमला बोला और कहा कि बंगाल ने परिवर्तन का मन बना लिया है। दादरा और नगर हवेली से सांसद मोहन डेलकर का शव मुंबई के एक होटल में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। पुलिस को सांसद मोहन डेलकर के पास से गुजराती में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसीलिए शुरुआती जांच में ये सुसाइड का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में बंगाल की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेट्रोल डीजल पर लगने वाले राज्य कर में ₹1 प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला लिया है। 22 फरवरी की रात 12 बजे से ये फैसला प्रभावी होगा। किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आज दिशा रवि की अदालत में पेशी हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर दिशा रवि को 1 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजे जाने का फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे के संबोधन के बाद बीएमसी और सख्त हो गई है। इसी कड़ी में बीएमसी ने जिमखाना में एक शादी समारोह में कोरोना के नियमों के उल्लंघन की शिकायत के बाद छापा मारा और आयोजकों के ऊपर केस दर्ज किया। अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन नए स्पेस फोर्स को तैयार करने में जुटा है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री सूत्रों का कहना है कि स्पेस फोर्स के काम में रॉयल एयर फोर्स के टाइफून फाइटर जेट को लगाया जा सकता है। ये फाइटर जेट दुश्मनों के सैटेलाइट पर हमला कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 53 रनों से शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड को जीत के हीरो मध्यक्रम के बल्लेबाज डेविन कॉनवे रहे। उन्होंने 59 गेंदों में शानदार 99 रन बनाए। कॉनवे की पारी पर भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट कर कहा है, डेविन कॉनवे आप 4 दिन लेट हो गए, लेकिन क्या पारी रही। दिन भर सुन रहे हैं आप और मैं हूं कुलदीप मिश्र। बेला चाव बड़ा मशहूर गाना है, एक मनी हाइस्ट नाम की वेब सीरीज है उसका, और उसकी तर्ज पर एक गाना बना है बंगाल की राजनीति में। सुनिए। बांग्लाई शुधु दंगाबाजी, ओ पिशी जाओ पिशी जाओ पिशी जाओ जाओ जाओ, रास्ता बेहाल बांग्लाई आकाल, पिशी जाओ 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 पिशी जाओ। पिशी जाओ जाओ जाओ, बंगाल में पिशी का मतलब बुआ होता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ये कहा जा रहा है कि अब आप चले जाइए। जो पंक्तियां हैं उसका सार ये है कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं, सड़कें खराब हैं, अकाल पड़ा हुआ है, झूठ फैलाया जा रहा है, इसलिए हे बुआ जी आप चली जाइए। वैसे हिंदुस्तान की राजनीति में बुआ का संदर्भ नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि यूपी में अखिलेश यादव मायावती पर व्यंग कसते थे एक समय, तो उन्हें बुआ ही संबोधित करते थे। बाद में गठबंधन हो गया, अलग बात है। इस तरह के चुनावी तीर तभी चलते हैं जब बैटल्स घनघोर हो जाते हैं। आज भी कुछ तीर चले बंगाल में। महीने में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। हुगली में उनकी सभा हुई और बार बार उन्होंने वंदे मातरम का उद्घोष किया। ये भी कहा कि ममता बनर्जी की सरकार की वजह से पश्चिम बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज
लोगों का नहीं हो पा रहा क्योंकि विकास के काम में ममता सरकार अड़ंगे लगा रही है। এই দেবত্ব ভূমিতে এসে আমি বাবা তারকনাথ মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবকে শত শত প্রণাম জানাই। आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। प्रधानमंत्री जब हुगली में परिवर्तन की अपील कर रहे थे तो आज तक रेडियो संवाददाता इंद्रजीत कुंडू वहीं मौजूद थे। हमने उनसे बात की और प्रधानमंत्री के भाषण का एक सार उनसे समझा। पिछले कुछ पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे में आए थे और पहला चुनावी रैली जिसको उन्होंने संबोधित किया था वो हल्दिया के पूर्व मिदनापुर जिले के हल्दिया में था, तब उन किसानों की बात की थी। और आज दूसरे रैली में वो हुगली जिले में डानलप का जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री ग्राउंड में उन्होंने रैली को संबोधित की। और आज उनका फोकस था इंडस्ट्री। और ये जो जगह है वो बहुत ही खास है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डानलप ये जो जगह है इसको इंडस्ट्रियल बेल्ट माना जाता था, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो इंडस्ट्रियल डिक्लाइन है उसकी भी प्रतीक माना जा सकता है ये डानलॉप फैक्ट्री और उसके बगल में हिंदुस्तान मोटर्स। क्योंकि पिछले कुछ सालों से डानलॉप जो बहुत मशहूर एक टायर कंपनी हुआ करता था, देश का नंबर 1 टायर कंपनी और कोई मानते थे कि एशिया का सबसे बड़ा टायर कंपनी एक जमाने में हुआ करता था, वो पिछले कुछ सालों से बंद है। कई हजार लोग जो नौकरी करते थे वहाँ पे उनकी नौकरी वहाँ पे चली गई है। और उसके बगल में है हिंदुस्तान मोटर्स जो आइकॉनिक गाड़ी है, एम्बेसडर गाड़ी, उसका मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान मोटर्स में होता था। तो कुल मिला के इसको फोकस करते हुए ही बीजेपी ने ये जो जगह है डानलॉप फैक्ट्री का ग्राउंड वहां पे आज की इस रैली को सजाया था। और यही था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज के रैली में संबोधन के फोकस। और इसी पर उन्होंने जमकर ममता सरकार पे हमला बोला, ये कहते हुए कि पिछले 10 सालों में ममता सरकार ने इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नाकामयाब रही है। और इसका वजह उन्होंने कहा कि जिस तरह से तोलाबाजी, जिस तरह से एक वातावरण बनाया गया है पश्चिम बंगाल में डर का, खौफ का, राजनीतिकरण का, उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके वजह से इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। उन्होंने कहा कि आशोल परिवर्तन बांग्ला में जिसे कहते हैं, ये उन्होंने बांग्ला में कहा, जिसका मतलब है असली परिवर्तन, असली चेंज। पश्चिम बंगाल एक समय में ऐसा एक राज्य हुआ करता था इंडिपेंडेंस से पहले जब लोग कहते थे कि सब राज्य से आगे है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। लेकिन तब उन्होंने कहा कि कोलकाता में दूसरे शहरों से लोग आते थे काम ढूंढने के लिए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है जहां लोग कोलकाता से जिसे कहते हैं फ्लाइट ऑफ मैन पावर वो हो रहा है, पलायन हो रहा है। और जो शिक्षित युवक है वो बाहर बैंगलोर, दिल्ली ये सब जगह जाते हैं काम ढूंढने के लिए। ये थे इंद्रजीत कुंडू, पीएम की रैली का हाल बता रहे थे। लेकिन ममता बनर्जी के सामने चुनौती सिर्फ यही नहीं है। सीबीआई ने उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी और पत्नी की बहन को नोटिस थमाए हैं। मामला कोयला घोटाले से जुड़ा है। अभिषेक की पत्नी रुजिरा से सीबीआई कल सुबह 11 बजे उनके घर पर जाकर बात करने वाली है। वहीं उनकी बहन मेनका से आज 3 घंटे तक पूछताछ हुई। आज तक बांग्ला वेबसाइट के डेप्यूटी एडिटर हैं केशवानंद दुबे। हमने उनसे बात की और पूछा कि बंगाल चुनावों से ठीक पहले सीबीआई वहां एक्टिव हुई है तो इस पर टीएमसी का क्या कहना है। घोटाले के मामले में ममता के परिवार से पूछताछ की गई है, तो आज क्या रिएक्शन आया है। बंगाल विधानसभा चुनाव में एक तरफ इलेक्शन कमीशन तैयारियों में लगा है तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां भी जोर शोर से रैली एंड अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इस बीच सीबीआई ने कोयला स्मगलिंग मामले में अभिषेक बनर्जी जो कि टीएमसी से सांसद हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी पत्नी नीजू नरूला भी उनका नाम है, से पूछताछ के लिए 2 दिन पहले उनको नोटिस भेजा और उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो मौजूद नहीं थी। और उन्होंने कहा कि वो उन्हें इस मामले की भी जानकारी नहीं, इसलिए उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा है, यानी कि
23 फरवरी को वो पूछताछ के लिए 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने वो घर पे मौजूद रहेंगी। और पत्नी को नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट भी किया था, उस नोटिस को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम कानून के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी ने भी ऐसे ही कल एक सभा के दौरान बीजेपी को चुनौती पेश की कि सेंट्रल एजेंसियों से उन्हें या उनके परिवार को डराया नहीं जा सकता। अभिषेक बनर्जी भी का भी साफ करना है कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं और इस मामले को लड़ेंगे। दरअसल ये मामला कोयला स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 महीने पहले सीबीआई ने मामला दर्ज करते हुए वहाँ कई व्यापारियों के घरों पे छापेमारी की थी और समझा जा रहा है कि इसी दौरान अभिषेक बनर्जी की पत्नी का कनेक्शन सामने आया और कुछ आरोप है कि कुछ लेन देन को लेकर सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाह रही है। इस मामले में सीबीआई सिर्फ अभिषेक बनर्जी की पत्नी ही नहीं, अभिषेक बनर्जी की साली जिनका नाम मेनका गंभीर है, उनसे भी पूछताछ करने के लिए नोटिस दी थी और आज 22 फरवरी को सीबीआई ने मेनका गंभीर से पूछताछ भी की है। 3 घंटे की करीब पूछताछ हुई है और कहा जा रहा है कि सीबीआई ने इस दौरान अपने हिसाब से उन सवालों को खोजने और लेन देन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी और मेनका गंभीर के बीच आपसी कंपनियों के संबंध हैं और कोयला स्मगलिंग केस जिसमें टीएमसी का एक पुराना नेता है विनय मिश्रा जो कि अभी कहीं फरार चल रहे हैं, उनसे जुड़े हुए भी मामले हैं। और जो 2 महीने पहले छापेमारी हुई थी उस दौरान जो सीबीआई को ऐसा दावा किया जा रहा है कि तथ्य हासिल हुए थे, उनसे पूछताछ, उस संबंध में पूछताछ की है। केशव, थोड़ा एक बार संक्षेप में समझा दीजिए कि ये मामला क्या है और अभिषेक बनर्जी की पत्नी और पत्नी की बहन सीबीआई के रडार पर कैसे आ गए। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से जुड़ा हुआ मामला अभी तक सीबीआई ने सिर्फ कोयला स्मगलिंग केस के मामले की बात की है। जो 2-3 महीने पहले एक छापेमारी हुई थी बंगाल में और उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल के दौरे पे थे और उस छापेमारी में सीबीआई को कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि सीबीआई को ऐसे कुछ सबूत हाथ लगे थे जिसमें ये मामला अभिषेक बनर्जी की पत्नी से और उनकी साली मेनका गंभीर से जुड़ता हुआ नजर आया और इसको लेके कई बार बीजेपी नेताओं की ओर से कमेंट किए गए। बाबुल सुप्रियो से लेके दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, सबने वो उस तोलाबाजी और इस कोयला स्मगलिंग को प्रचार यानी मवेशी स्मगलिंग की बात की। लेकिन ये केस उस वक्त चर्चा में जब आया जब 2 दिन पहले और सीबीआई नोटिस लेके पहुंची रिजू बनर्जी के घर पे और रिजू बनर्जी हालांकि सार्वजनिक मंचों पे कहीं दिखती नहीं, अभिषेक बनर्जी ही दिखते रहे हैं और पत्नी को नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट भी किया था, उस नोटिस को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम कानून के हिसाब से चलेंगे, लेकिन हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी ने भी ऐसे ही कल एक सभा के दौरान बीजेपी को चुनौती पेश की कि सेंट्रल एजेंसियों से उन्हें या उनके परिवार को डराया नहीं जा सकता। अभिषेक बनर्जी भी का भी साफ करना है कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं और इस मामले को लड़ेंगे। ऐसा कुछ दिन पहले सेंट्रल एजेंसियों के निशाने पे रिजू बनर्जी अभी नहीं 2-3 साल पहले भी आ चुकी हैं और एक वक्त पासपोर्ट मामले को लेकर उनके ऊपर कस्टम ने उन्हें कुछ सोने के साथ पकड़ा था कोलकाता एयरपोर्ट पे, तो उस दौरान एक मामला हुआ था। वो मामला, हालांकि उस मामले में काफ़ी हद तक अभिषेक बनर्जी की पत्नी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने राहत दे दी है, हालांकि वो मामला अभी भी सब जुडिस है, इसलिए लेकिन वो मामला और ये मामला दोनों अलग है। ये कोयला स्मगलिंग से संबंधित है जिसमें टीएमसी के भी कई नेताओं पे आरोप है। केशव, क्या आपको लगता है कि सीबीआई का ऐसे एक्टिव होना चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के लिए किसी बड़ी परेशानी का, ठोस परेशानी का सबब बनेगा? ये सीबीआई में बंगाल में एक्टिव है कोयला स्मगलिंग मामले से और कुछ मामलों में भी एक्टिव है, लेकिन टीएमसी इसे बार इसे मुद्दा बना रही है कि ये राजनीतिक बदला लेने की कोशिश है और सेंट्रल एजेंसी, सीबीआई ही नहीं, सेंट्रल एजेंसी ईडी की ओर से भी कई सारे मामले किए गए हैं, वहाँ पे कुछ टीएमसी नेता भी उसकी रडार में आए हैं।
तो अगर परेशानी की बात की जाए तो ममता बनर्जी को राजनीतिक परेशानी के अलावा जो होगी उनके नेताओं को हो सकती है अगर किसी ने कहीं गलत किया, लेकिन इस मुद्दे को ममता बनर्जी लगातार हाईलाइट कर रही हैं और इसे कहीं ना कहीं वो बंगाली अस्मिता से भी जोड़ेंगी और चुनाव प्रचार के दरमियान ये दिखाने की कोशिश होगी कि बंगाल में बीजेपी डर का माहौल पैदा कर रही है और जो उनके साथ नहीं है उनके खिलाफ ऐसे मामले होंगे। खास करके नारदा शारदा जैसे केस में फंसे और आरोपित होने के बावजूद मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, शोभन चटर्जी जैसे लोग आज बीजेपी में हैं, तो टीएमसी बार बार कहती है कि उनका बीजेपी का एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि जो उनकी पार्टी में चला जाता है उसके ऊपर से आरोप वो माफ़ हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं और टीएमसी नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इस नैरेटिव को, इस लाइन को मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल में और चुनावी सभाओं में इसका इस्तेमाल करेंगी, बोलेंगी और अपने वोटरों को ये समझाने की कोशिश करेंगी कि बीजेपी द्वारा टीएमसी नेताओं पर जो भी करप्शन के आरोप लगाए जा रहे हैं या जो सेंट्रल एजेंसियां जिनकी जांच कर रही हैं वो कहीं ना कहीं कथित तौर पे उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है और इसका सच्चाई से वास्ता नहीं है। तो राजनीतिक तौर पे ममता बनर्जी इसका फ़ायदा भी ले सकती हैं। ये थे केशवानंद दुबे। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। कोरोना वायरस के केसेस देश में फिर से बढ़ रहे हैं, एक उछाल आया है। एक्टिव केसेस 1.5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। ये स्थिति करीब 3 हफ्ते पहले की थी और उसके बाद से एक्टिव केसेस कम हो रहे थे, लेकिन एक तरह से कहें तो हम उल्टी चाल चल रहे हैं। 3 हफ्ते में जो हमारी रिकवरी थी वो सब खत्म हो गई और वहीं जा कर के पहुँच गए जहाँ 3 हफ्ते पहले थे। क्योंकि महाराष्ट्र और केरल के कुछ ज़िले कोरोना क्लस्टर बन गए हैं और वहाँ फिर से आंशिक पाबंदियाँ अब लगा दी गई हैं। महाराष्ट्र में 3 महीने में सबसे ज़्यादा डेली केसेस सामने आए हैं। वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर छगन भुजबल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कुल 5 प्रदेश हैं जहाँ केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं: महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने इन 5 प्रदेशों से कहा है कि भाई वो टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाएं, कंटेनमेंट जोन्स में थोड़ा ज़्यादा सख्ती करें और वायरस के नए स्ट्रेन्स को मॉनिटर करें। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि इससे ये भी पता चलता है कि हर्ड इम्यूनिटी को हासिल करना बहुत मुश्किल है, अभी हम उसके आसपास भी नहीं हैं। हमारी डेटा टीम से जुड़े दीपू राय लगातार कोविड केसेस पर नज़र रखे हुए हैं, मैंने उनसे बात की। दीपू जी, आप रोज़ आंकड़े देख रहे हैं घटते बढ़ते हुए, आपका एनालिसिस क्या है खुद का? मतलब उन आंकड़ों के आधार पर कोई अगर पूछे आपसे कि देश में कोरोना वायरस के हालात कैसे हैं तो क्या कहा जाए उसको? देखिए, जैसे कि आज हम देख सकते हैं करीब 14,199 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। कल से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो स्थिति आपको बता दें कि 16 फरवरी के आसपास थी और काफ़ी केसेस नीचे थे। करीब 9,000 के आसपास केसेस पहुंच गए थे पर डे का। मैं इंडिया का आंकड़े बता रहा हूँ, डेली जो एडिशंस हो रहे हैं उसके, तो उसमें उससे तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। ये 14,000 अगर पहुंच गया है तो जो एक होप बढ़ रही थी पिछले 4 या 5 दिन से देखें तो केसेस, डेली केसेस वो राइज कर रहे हैं और ये राइज कर रहे हैं उसके डिफरेंट रीज़न हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ क्लस्टर्स बन रहे हैं पूरे थ्रू आउट कंट्रीज़, स्पेशली महाराष्ट्र, केरला वगैरह में। ओवरऑल ग्लोबली भी आप देखें तो जो एक्टिव केसेस के मामले हैं वहाँ इंडिया काफ़ी कम है, 0.68% उसका रेशियो है। और टोटल केसेस को अगर देखें भी तो करीब 2.2 करोड़ लोग आज की डेट में कोरोना से इन्फेक्टेड हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें से कि केवल 1.5 लाख लोग इंडिया में हैं। बहुत रेशियो कम है और ये नतीजा एक तरह से कहा जाए कि इंडिया में कंट्रोल तो हुआ है, लेकिन ये जो छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं वो एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहे हैं इंडिया में, खासतौर से जो नए स्ट्रेन आने की बात कही जा रही है। अब ये डिटेल इसकी अभी नहीं आ रही है कि साउथ अफ्रीका वेरिएंट है या ब्रिटेन का वेरिएंट है, लेकिन केसेस स्लाइटली अपवर्ड हैं, यानी कि वो बढ़ना शुरू कर दिए हैं। जी, ये जो क्लस्टर्स हैं, मतलब आपने ज़िलों के हिसाब से एनालिसिस किया है, ये क्लस्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब किन प्रदेशों के कौन से ज़िले हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हैं?
सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र का है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे, नागपुर, ठाणे, मुंबई और अमरावती, ये 5 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि आपको सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और इसका एक तरह से सबसे बड़ा जो अफेक्ट आया है वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। अब वहाँ पे अगर 600-700 से ज़्यादा केसेस डेली आए, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, तो ये एक चैलेंजिंग बात है। महाराष्ट्र के अलावा अगर आप देखें तो केरल भी एक अभी भी केरल के कुछ डिस्ट्रिक्ट, खास तौर से त्रिशूर और पटिमत्ता करके एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भी केसेस काफ़ी राइज कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो बुरी हालत महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की एक नंबर्स मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, खास तौर से आज के एक्टिव केसेस के शेयर करूँ अगर, तो 93.83% एक्टिव केसेस, यानी कि 4,519 केसेस केवल और केवल महाराष्ट्र से हैं। और ओवरऑल इंडिया अगर सेकेंड आप देखेंगे 93% के बाद, बल्कि 94% के बाद तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि कर्नाटक 1.2 है सेकेंड। ओवरऑल दिल्ली बहुत कम है, 0.96% है। मैं एक्टिव केसेस के बारे में आज के बारे में बता रहा हूँ, जो 2.82% पंजाब से, पंजाब एक इमर्ज करा। और ये खतरनाक टेंडेंसी है कि अभी तक 3% आज ऑलमोस्ट वहाँ पे पंजाब में हो चुका है। और अगर डेथ्स की बात की जाए तो 42.17% महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र वर्स्ट है, 35 लोगों की डेथ हुई है आज की डेट में। और अगर हम कम्युलेटिव की बात करें अगर इन स्टेट्स में, महाराष्ट्र और केरल की अगर आप बात करें एक्टिव केसेस के, तो केरल पार कर गया। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि महाराष्ट्र को भी अगर केरल एक्टिव केसेस में पार कर गया तो नो डाउट ये एक बड़ा चैलेंज है केरल के लिए। ये थे दीपू राय। केंद्र सरकार ने 5 प्रदेशों से ये भी कहा है कि वो वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाएं, क्योंकि अब भी बड़े पैमाने पर हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन नहीं मिली है। ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो भारत काफ़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन कर रहा है, पर क्या हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी कोई गुंजाइश है क्या? हमने बात की हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से और उनसे पूछा कि क्या ये सही समय नहीं है जब वैक्सीन को आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि केसेस फिर से तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और यही वो महीना था पिछले साल जो बुरा समय याद दिलाता है। मेरी राय में वैक्सीन का सही समय उस दिन से शुरू हो गया था जिस दिन देश में वैक्सीन लाइसेंस की गई। अब जो केसेज बढ़ रहे हैं और पहले केसेज कम थे, वो इस बात का संकेत है कि हम कॉम्प्लासेंट नहीं हो सकते, हम संतुष्ट नहीं हो सकते कि केसेज कम हो गए हैं और वैक्सीन का इंतजार कर सकें। तो अभी जो परिस्थिति कुछ राज्यों में और कुछ जगहों पर हो रही है, कोई नहीं जानता कि अन्य राज्यों में भी यह स्थिति किसी दिन उत्पन्न हो जाए। इसलिए निहायत जरूरी है कि जो वैक्सीन उपलब्ध हैं और जो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं वो उसको वैक्सीन को लेना शुरू करें। हम यह भी जानते हैं क्योंकि वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत होती है और दूसरी डोज के बाद 14 दिन लगते हैं। तो जब भी वैक्सीन दी जाएगी, उस पहली वैक्सीन दी जाएगी, उसके 42 दिन बाद व्यक्ति प्रोटेक्ट होता है। इसलिए वैक्सीन का सही समय तो चल रहा है और चूंकि वैक्सीन नियमित पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि सारी आबादी को लगाई जा सके, तो सही तरीका उसका यह है कि जो लोग मरीजों के साथ काम कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर्स, साथ में जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, तो उनको पहले वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन का उद्देश्य है मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना। तो सही समय चल रहा है और सारे लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। जहां तक बात आती है आम जन को वैक्सीन लगाने की, तो मेरे ख्याल से उसको अभी कुछ दिन और इंतजार किया जा सकता है। लेकिन कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में जहां पर तेज रफ्तार से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है, जैसे मुंबई, पुणे या केरल राज्य में, वहां पर विशेषज्ञों को सोचने की जरूरत है कि क्या आम जन को भी जो आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अलावा बाकी लोगों को भी वैक्सीन दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन सही मायने में कोई भी इस तरह का निर्णय हम नी जर्क रिएक्शन में नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हमें जो प्रक्रिया का पालन किया गया है, जो प्रक्रिया सुझाई गई है, उसका पालन करते हैं। साथ में एक्सपर्ट्स को लगातार नजर रखते रहना चाहिए कि कब और किस स्थिति में जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसके अलावा अन्य लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पर जिन लोगों को वैक्सीन के लिए प्रायोरिटाइज किया गया है उनका सही समय वैक्सीनेशन के लिए चल रहा है। और मेरा एज समबडी हु अंडरस्टैंड वैक्सीन्स एक ही अनुरोध है कि अगर आपका टर्न आ गया है तो आप जाकर वैक्सीन लगवाइए। जब 50 साल से ज्यादा उम्र के लिए
और कम उम्र के कोमोबिलिटी वालों के लिए खुलेगा, तो उनसे भी अनुरोध रहेगा कि आप वैक्सीन लगवाइए। आपको 1.5 महीने का समय लगेगा उससे प्रोटेक्ट होने के लिए, और हम नहीं जानते कि कब किस जगह कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे। ये थे डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। You are listening to आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना 5वां और इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया, क्योंकि अगले साल तो चुनाव आ जाएंगे। तो ये आखिरी पूर्ण बजट था और 2 बातें इसमें खास थीं। एक तो ये कि ये 5,50,000 करोड़ रुपए का बजट था, और दूसरा ये पेपरलेस बजट था। तो लैपटॉप से देखते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपना भाषण पढ़ा, और बजट स्पीच के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान जारी किया। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से पूर्ण प्रदेश के तीव्र धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। तो हाइलाइट्स क्या हैं इस बजट के, जिसे कहते हैं कि बुलेट पॉइंट्स, बड़े पॉइंट्स क्या हैं? हमने पूछा लखनऊ में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा से। देखिए, इस बार का जो बजट था वो योगी सरकार का 5वां और अंतिम बजट है, पूर्ण बजट, क्योंकि अगले साल जनवरी के तकरीबन चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में काफी रोचक ये था कि इस चुनावी बजट कह लीजिए या जो सरकार का थीम था समग्र विकास, उसके तहत हर तबके को कुछ ना कुछ देने की कवायद थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास तौर पर ध्यान दिया गया है। पूर्वांचल की बात करें या गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, इसके सरकार का जो ध्यान रहा वो महिला सशक्तिकरण पर भी रहा। युवाओं के लिए भी उन्होंने सोचा है। अभ्युदय योजना की जो शुरुआत मुख्यमंत्री ने हाल ही में की थी, उसमें भी जोड़ते हुए अब जो छात्र हैं उनको टैबलेट दिया जाएगा और इस तरह की चीजों को भी बढ़ावा दिया गया है। साथ ही साथ धार्मिक और धर्म जो धार्मिक तीर्थ स्थान है उनके विकास के लिए, समग्र विकास के लिए खास तौर पर बजट का आवंटन किया गया है। अयोध्या एक बार फिर से सरकार के फोकस में है, जहां पे हवाई अड्डे के लिए, उसके साथ ही साथ वहां के निर्माण के लिए और वहां के जिस भी तरीके का जो पर्यटन है उसको बढ़ाने के लिए काफी पैसा दिया गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि सरकार ने अपने आखिरी बजट में कई चीजों पर ध्यान दिया। एक खास बात ये जरूर थी कि इस बार का जो बजट था वो पेपरलेस कहा गया। जो मंत्री थे सुरेश खन्ना, उन्होंने इसको अपने लैपटॉप की स्क्रीन से पढ़ा। इसके लिए भाजपा और तमाम जितने भी विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग पहले ही की जा चुकी थी। हालांकि कुछ लोगों को इसमें थोड़ी बहुत शुरुआती तौर पर दिक्कत आई है, क्योंकि वो आईपैड से इतने अभी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंक था इस बार के बजट का। बड़े तौर पे देखें तो इस बजट में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने हर तबके को छूते हुए समग्र विकास के तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाएं, युवा और किसानों को भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। अभिषेक, कोरोना के बाद बड़े पैमाने पर जिन मजदूरों ने पलायन किया उनमें बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के मजदूरों की थी, है ना? और दूसरा, किसान आंदोलन भी इसी वक्त देश में चल रहा है, कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। तो बीजेपी सरकारें चाह रही हैं कि वो मजदूरों और किसानों के मुद्दों को साथ लेते हुए चलें और दिखें। तो इस बजट में ऐसी क्या चीजें देखी मजदूरों और किसानों के नजरिए से? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की जो नजर थी इस बजट में उन किसानों के लिए भी थी जो लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के सीमांत और नदी किसान जिनकी समस्याएं और जिनके सरोकार काफी अलग है अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों से देखें। यही कारण है कि सरकार ने अपने इस बजट में उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हुए इसे बड़े तौर पर ले जाने की बात कही है। इसमें अगर खास तौर पर हम आपसे बात करें तो किसानों के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए 600 करोड़ की जो है क्षमता वो बढ़ाई है। किसानों की रियायत दरों पर फसली जो ऋण दिया जाता है उसके लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है और किसानों के लिए 5 लाख का बीमा बटाई को के जो किसान होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। यही नहीं, सरकार ने इसके साथ ये भी बात कही है कि गन्ना के किसानों के लिए अब तक 1,23,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड मूल्य का भुगतान किया गया और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का भी बजट दिया जाएगा जिससे उनको पूरी सुरक्षा दी जा सके। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो ब्लॉक स्तर पर
कृषक के जो उत्पादन के संगठन है उनकी स्थापना करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए दिए गए। किसानों को रियायत दामों पर लोन देने को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने कहीं ना कहीं उन असंतुष्ट किसानों को जोड़ने की बात की। जहां तक मजदूरों का सवाल है तो जो लोग जो गरीब रेडियां लगाते हैं, छोटे ठेले लगाते हैं, केंचा लगाते हैं, ऐसे लोगों को अब रजिस्टर करके उनको 5 लाख का बीमा देने की भी बात कही गई है। तो इससे देखा जा सकता है कि बजट में किसान और मजदूर का भी ध्यान रखने की सरकार ने कोशिश की है। सरकार को पता है कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, ऐसे में किसानों के हित में भी कहीं ना कहीं सरकार ने बजट में बड़े प्रावधान किए। अभिषेक, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी को $1 ट्रिलियन की। तो इस नज़रिए से बजट को देखें तो क्या पाते हैं? देखिए, सरकार ने अपनी आज के बजट में एक बात को बड़े साफ तौर पर कहा कि लगातार 5 साल का जो इनका कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने हर बार एक थीम के साथ में बजट को पेश किया, जिसमें महिलाओं पर फोकस था, कभी युवाओं पे फोकस था और कभी उन्होंने जो बजट है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगाया। लेकिन इस बार की जो थीम थी वो समग्र विकास है, यानी कि सभी तबकों को जोड़ना और उसी के साथ में प्रदेश की इकोनॉमी को आगे ले जाने की उन्होंने बात की है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सरकार का जो फोकस था वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खासा रहा। अगर हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की और पूर्वांचल में भी जो विकास के कार्य है इनको लेकर के मेट्रो के लिए एक भारी भरकम प्रावधान किया गया। आगरा और कानपुर की मेट्रो के लिए 31 जुलाई का समय रखा गया है। कानपुर मेट्रो के ट्रायल के लिए गोरखपुर और वाराणसी की मेट्रो के लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी नगर के विकासों के लिए और जो स्मार्ट सिटीज हैं उनके विकास के लिए भी एक अच्छी राशि यहाँ पे बजट में दी गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम चीजों को जोड़ के एमएसएमई सेक्टर को भी जोड़ा गया है और साथ ही साथ जो रोजगार के समान योजनाएं हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने युवाओं को जोड़ने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो बात कही जा रही है उस दिशा में कहीं ना कहीं सरकार ने अपना इस कदम को रखा है और यही कारण है कि बजट को समग्र विकास का बजट कहते हुए योगी सरकार ने पेश किया और उसकी मंशा है कि जो लक्ष्य सरकार ने इस इकोनॉमी को बढ़ाने का रखा है उस हद तक सरकार सफल हो सके जब अगले साल चुनाव में सरकार पहुंचेगी। ये थे लखनऊ से अभिषेक मिश्रा। और आज ये हुआ कि देश में एक आदमी को जमानत मिली। बहुत लोगों को जमानत मिलती है पर इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि केस ही ऐसा है। जिस व्यक्ति को जमानत मिली वो 81 साल के हैं। तबीयत उनकी ठीक नहीं है एक अरसे से, बीच में कोरोना भी हो गया था और उसके बावजूद उनको बेल नहीं मिल रही थी। कई ग्राउंड्स पर, मेडिकल ग्राउंड्स पर भी खारिज हो रही थी। तो उनके समर्थक ये सवाल पूछ रहे थे कि ये व्यक्ति जांच को कैसे प्रभावित करेगा, इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद इनको ज़मानत के ग्राउंड्स क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कवि और सोशल एक्टिविस्ट वरवर राव की, जो भीमा कोरेगांव हिंसा केस में आरोपी हैं। उन्हें बम्बई हाई कोर्ट ने 6 महीने की ज़मानत दे दी है मेडिकल ग्राउंड्स पर। 1 जनवरी 2018 का ये मामला है। कोरेगांव की जंग की 200वीं सालगिरह थी, उसका जश्न था और उस दिन वहाँ हिंसा भड़की थी। एनआईए इसकी जांच कर रहा है और पुणे पुलिस का आरोप है कि 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद के मेंबर्स ने जो भड़काऊ भाषण वहाँ दिए थे उसके बाद ही अगले दिन उसी की वजह से हिंसा भड़की। कोर्ट ने वरवर राव को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। वो कोर्ट प्रोसेस को लेकर कोई पब्लिक में टिप्पणी नहीं कर सकते, साथ ही इस मामले में जो दूसरे आरोपी हैं उनसे भी कोई संपर्क नहीं कर सकते। इससे पहले कई बार हेल्थ ग्राउंड्स पर भी और दूसरे ग्राउंड्स पर भी वरवर राव की जो बेल एप्लीकेशन थी वो खारिज हो चुकी थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या था कि अदालत ने बेल के लिए हालात को ठीक पाया? हमने पूछा मुंबई में हमारी रिपोर्टर विद्या से। देखिए, पिछले 2-2.5 साल में जब से वरवर राव जेल में हैं तब से अदालत ने देखा कि वो जब भी जेल में रहते हैं तब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ता है। बीच में धीरे धीरे तो इस तरह से हालत हो गई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ले जाना पड़ा, वो भी स्टेट एक्सपेंस पर, मतलब कि सरकारी खर्चे पर उनको जो मुंबई सबर्बन का जो एक अस्पताल है, निजी अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे उनको रखना पड़ा। तो इन अदालत ने यही नोट किया कि, और यहाँ तक कि आर्ग्यूमेंट भी इन लोग की तरफ से यही हुआ था कि हमको स्टेट एक्सपेंस पे, हमको सरकारी खर्चे पे नहीं रहना है, आप चाहिए तो हमको यहीं रख लीजिए मुंबई में ही, या फिर हमको हैदराबाद भेज दीजिए, हम वहाँ पे रह के अपना ख्याल खुद रख लेंगे, हमको सरकारी खर्चे पे नहीं रहना है।
बस हम जो आप रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे, अदालत की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस डाला जाएगा वो हम करेंगे। तो अदालत ने भी ये नोट किया कि हर बार जिस तरह से वो जे हॉस्पिटल ले जाते थे, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल जाते थे, फिर वापस अस्पताल वहां जाते थे, तो उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती थी। यहाँ तक कि उनको एक बार गिरने से सर में चोट तक लग गई थी, इस तरह की उनकी हालत हो गई थी। तो वो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बहुत बुरी अवस्था में थे। तो यही वजह है कि अदालत ने उनको पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा था, और जब उसके बाद जब ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, अदालत ने देखा कि 2-2.5 साल में उनकी स्थिति इंप्रूव ही नहीं होती है। अदालत में ये भी जरा की गई थी इनके वकीलों की तरफ से कि अगर आपको चाहिए कि एक शख्स जिंदा रहे जब तक ट्रायल, क्योंकि आपको ट्रायल तो शुरू हो नहीं रहा है, तो जब तक ट्रायल शुरू होगा, खत्म होगा, तब तक इंसान को जिंदा तो रहना चाहिए ताकि वो उसके पूरा फेस कर सके ट्रायल को। तो ये सब चीजों को देखते हुए ही अदालत ने कई सारी भारी रेस्ट्रिक्शंस डालकर उन्हें जमानत दी है। 6 महीने की ही जमानत है। तबीयत ठीक दुरुस्ती के बाद या तो उन्हें वापस अदालत या तो जेल जाना होगा, या फिर वो निचली अदालत में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद्या, ये पहली जमानत है इस केस में, तो ये बताइए कि एल्गार परिषद केस के अपडेट क्या हैं, अभी मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी देखिए, अदालत जब बॉम्बे हाई कोर्ट जब इस पूरे मामले में जब जेरा सुन रहा था, तब सरकारी पक्ष से उनका सटीक सवाल यही था कि स्टेज क्या है ट्रायल का, क्या चार्जशीट फाइल हो गई है। तो एनआईए की तरफ से बताया गया कि चार्जशीट तो फाइल हो गई है, लेकिन चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं, यानी कि उनको किस तरह के दोष हैं, किन सेक्शंस के तहत उनको चार्ज फ्रेम किया जाएगा, ये तक आरोपियों को अभी तक बताया नहीं गया। 2-2.5 साल हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में तकरीबन 200 से ज्यादा विटनेसेस अदालत में पेश होने वाले हैं। अब वो अदालत में कब पेश होंगे, कब ये ट्रायल शुरू होगा, कब इस पूरे ट्रायल खत्म होगा, यही सब देखते हुए अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब वरवरा राव को जब ये बेल दिया, जमानत दी, तो उन्होंने यही कहा कि ये लंबा समय लगने वाला है और कोई अभी ये नहीं कह सकता कितना समय लगने वाला है। तो तबीयत कम से कम उस इंसान की ठीक होनी चाहिए ताकि वो पूरा ट्रायल फेस कर सके। और यही बेसिस पे वरवरा राव को ओल्ड एज, क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हैं, तकरीबन 82 से ज्यादा की उम्र है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जमानत दी गई है। और जो ट्रायल है, क्योंकि वो शुरू भी नहीं हुआ है निचली अदालत में, तो उसमें तो अभी लंबा समय लगेगा, ये साफ जाहिर हो रहा है। और ये सवाल मेरा आखिरी, विद्या, की एक मीडिया रिपोर्ट अगर आपने देखी हो, उसमें ये दावा किया गया था कि मैलवेयर के ज़रिए वो चिट्ठी प्लांट की गई थी, जो मुख्य सबूत है इस केस में। बिल्कुल वो दावा ही है, उसकी सत्यता अभी संदेह के दायरे में ही है, लेकिन बिल्कुल वो दावा ही है। लेकिन क्या अदालत में इस बात को लाया गया है अभी तक डिफेंस की ओर से, उस रिपोर्ट के हवाले से कोई बात डिफेंस की ओर से पेश की गई है, रखी गई है कोई दलील? जी देखिए, वो पूरा मामला थोड़ा इस तरह से अलग है, क्योंकि ये जो बेल, ये जो जमानत ली गई है, वो मेडिकल ग्राउंड पे ली गई है। सिर्फ 6 महीने की थोड़ी सी राहत मिली है वरवरा राव को, ये पूरी लंबी राहत नहीं है, उनको परमानेंट बेल नहीं मिली है, ये सिर्फ 6 महीने का बेल मिला है। और वो जो पूरा मामला है, वो उसके तहत रोना विल्सन जो को एक्यूज हैं वरवरा राव के, उन्होंने एक पिटीशन याचिका दायर की है, ये कहते हुए कि क्योंकि रोना विल्सन के कंप्यूटर पे वरवरा राव के ईमेल आईडी से एक ईमेल आया था, और वो ईमेल क्रिएट किया गया था ताकि वो मैलवेयर को आप डाल सकें रोना विल्सन के कंप्यूटर पे। तो ये सब तमाम कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो उन्होंने बताई हैं, उसके ऊपर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई है, 16 तारीख को तो दायर हुई है, उसकी सुनवाई तक नहीं हुई है। इसी वजह से उन चीजों का मेंशनिंग इस पूरे आर्ग्यूमेंट के दौरान न बचाव पक्ष ने किया था, न सरकारी पक्ष की तरफ से फिलहाल हुआ था, और अदालत ने उसका संज्ञान नहीं लिया है। उसकी हियरिंग जब शुरू होगी तब रोना विल्सन और बाकी लोग उस तहत आएंगे। ये थी आज तक रेडियो रिपोर्टर विद्या, मुंबई से। आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही। कल सुबह आज का दिन में फिर मुलाकात होगी। इसके अलावा आज सोमवार है, तो आज तक रेडियो पर 3 ताल और नामी गिरामी के नए एपिसोड्स आ गए हैं। नामी गिरामी मधुबाला पर है और 3 ताल तो खैर कई चीज़ों पर है, पर अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना हो कि गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी व्यापार में अच्छे क्यों होते हैं, तो इस हफ्ते का 3 ताल सुनिए। और लेटर्स हमको जो है वो आप लिखते रहिए radio@aajtak.com पर। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है।